हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस ऐप और यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और पेपर फर्स्ट की कुछ डेमो क्लासेस चल रही थी, इसमें आज क्लास नंबर 5 है आपकी। पिछली 4 क्लासेज मेरे ही चैनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहले उन 2 3 4 जितनी भी क्लासेज उनको देख के फिर आप इस क्लासेस पर आएँ। ये डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि जो बेसिक टर्म्स अपन पुरानी वाली यूज़ करेंगे उनमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज और एजू साइंस ऐप पर चल रही हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और सेकेंड ईयर का लास्ट सेकेंड पेपर कंप्लीट होने पर है और उसका फर्स्ट पेपर का अपने डेमो शुरू कर दिया है। तब जब तक इसका डेमो चलेगा तब तक वहाँ वो पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो बच्चे पुराने हैं मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि फटाफट अपनी फीस सबमिट करवा दिए जल्दी से, ताकि आपको आगे कोई इशू ना रहे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी अपने कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे मैसेज करके पूछेंगे कि किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है, फीस पे कैसे करनी है। और डेमो क्लासेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डेमो क्लासेज अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल से ज़्यादा डेमो क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जैसे ही आप एजू साइंस ऐप लिख रहा होगा साथ में, एजू साइंस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे इसको, तो वहाँ आपको पहले मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके पास है उसको डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कीजिए, कुछ आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा वो, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह उनको डाल के कैटेगरी में बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करें। वहाँ आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लासेज के, है ना, जो पेपर हो चुके हैं और रनिंग में हैं, सबके सब आपको फ्री कोर्सेज वहाँ पर दिख जाएंगे। दोनों तरह के कोर्सेज दिखेंगे, फ्री कोर्स भी दिखेंगे और पेड कोर्स भी दिखेंगे। तो आप फ्री कोर्सेज में जाके अपनी सारी की सारी क्लासेज ले सकते हैं। जैसे ही आप फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे, दो तरह का ऑप्शन दिखेगा होगा, एक तो कोर्स के नीचे फ्री लिख रहा होगा, एक पे फीस लिख रही होगी 799, 699 वगैरह। तो आपको करना क्या है, फ्री कोर्सेज को आप ज्वाइन कीजिए, एनरोल करने का ऑप्शन आएगा, एनरोल कीजिए और वहाँ से अपनी आप डेमो क्लासेज देख सकते हैं सारी की सारी। और बाकी ये क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल ही रही हैं। पिछले फीस का मैंने आप सबको बता ही दिया था। फर्स्ट पेपर की जो फीस है वो 799 रुपीज़ है, 799 रुपये, हिंदी और इंग्लिश मीडियम ऑल ओवर राजस्थान से सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, यही फीस है। हाँ, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर की एक साथ करवाते हैं तो 1399 है। और यदि तीनों पेपर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए जो स्पेशल है धमाका जो बोल रहा था मैं, वो आपको मैसेज करके मुझसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, तीनों ही क्लासेस रनिंग में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लेट ना करें। आपकी एग्ज़ाम लगभग लगभग बता रहे हैं कि अप्रैल मई में है, तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे उनके लिए, भाई जो पढ़ रहे हैं जिनका एक एक पेपर लगभग कंप्लीट होने पर है तो उनको तो ठीक है, उनका सही चल रहा है। लेकिन जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनके लिए बेटा बहुत लेट हो चुका है, तो जल्दी से करिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जो पेपर हो चुका है या होने वाला है उसमें सारी क्लासेस जो अब तक हो चुकी हैं आपको मिलेंगी, वही पूरी की पूरी हाई क्वालिटी वीडियो मिलेगी, जैसे यहाँ मिल रही है, इससे भी बहुत बेस्ट क्वालिटी की आपको वीडियोज मिलेंगी। पीडीएफ वगैरह सब वहीं मिलेंगी आपको एप्लीकेशन पर ही, असाइनमेंट सेक्शन में मिलती है पीडीएफ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। और सबसे बड़ी चीज़, पढ़ते रहिए घर बैठ के अपने, बाहर ना निकले, अभी तो टाइम ही ऐसा है। और फोकस कीजिए इतना ऑनलाइन स्टडीज़ के। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज नेवर डाइज, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते, कभी नहीं मरते। ऑफलाइन तो आप एक बार पढ़ के आ गए, कल क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन हाँ, आज हमारे पास पहले 3 महीने पुरानी जो क्लास थी वो भी है देखने के लिए। ठीक है? तो आप पढ़िए और किसी भी तरह के इश्यू के लिए कोई आपको क्वेरी करनी है, कोई डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैसेज को प्रेफ़र करिएगा कॉल के बजाय, क्योंकि मैसेज का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को अपन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको रियल सीक्वेंस यूनिट अपनी स्टार्ट कर दी थी, यूनिट सेकंड अपन ने शुरू कर रहे थे। और यूनिट सेकंड का जो सबसे पहला टॉपिक था वो था रियल सीक्वेंस या फिर वास्तविक अनुक्रम। और मैंने आपको वास्तविक अनुक्रम के बारे में बताया था कि जो अनुक्रम है वो कुछ कुछ फलन के जैसा ही है, कुछ उसका पूरा ही फलन है वो। और फलन या फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, बस सीक्वेंस जो है वो फंक्शन ही है, बस डिपेंड करता है कि उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, मतलब उसका प्रांत और सहप्रांत क्या है। यदि कोई फलन ऐसा है, यदि कोई फंक्शन ऐसा है जिसका प्रांत या डोमेन तो है क्या, नेचुरल नंबर, और उसका जो कोडोमेन है या फिर उसका आप बोलते हैं क्या, सहप्रांत या परिसर जो है, वो यदि उसकी वास्तविक संख्या आर है, क्या रियल नंबर्स आर हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस, मतलब वास्तविक अनुक्रम। ठीक है, अब इसके बाद अनुक्रम के बारे में हमने पढ़ा, उसको समझा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो पहली बार देख रहे हैं उन क्लासेस को देख के फिर इस क्लास पर आएँ। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आ रहा है कि हमें सीक्वेंस का दिखाना, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, मतलब अनुक्रम का निरूपण हमें कैसे करना है, किस तरीके से अनुक्रम को अपन लिखेंगे, किस तरीके से कॉमा लगाया जाएगा,
करली ब्रैकेट आएगा, मतलब कोष्ठक आएगा, और मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे और पढ़ने में उसे कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद उसके रेंज वगैरह, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए आगे, चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिएगा, मैं आपको टॉपिक बता रहा था कि अनुक्रम का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। पहले सबसे पहले हमने अनुक्रम या सीक्वेंस के बारे में जान लिया, उसके बाद हमने रियल सीक्वेंस के बारे में जान लिया। चलो ठीक है, हम ये तो समझ गए कि होता क्या है, लेकिन इसको दुनिया को बताना कैसे है, कैसे हमें लिखना है इसे कॉपी में, मैथमेटिकल इसे कैसे लिखेंगे और जनरल लैंग्वेज में इसे कैसे समझेंगे, वो चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, तो चलो, अनुक्रम का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस सुनिए। अनुक्रम को x सच दैट n टू r, ठीक है, x कोई अपने पास वेरिएबल है या सीक्वेंस की कोई टर्म है, वो n टू r है, मतलब n बोले तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, r बोले तो रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या से निरूपित करते हैं। nवा पद क्या होता है इसका, xn, मतलब जो nth टर्म है उसे क्या बोला जाता है, xn, मतलब बड़ा x उसके साइड में छोटा सा n। और इसको लिखा कैसे जाता है, करली ब्रैकेट में xn लिखते हैं, या फिर इस तरीके से इसको लिखा जाता है। किसी भी अनुक्रम को या सीक्वेंस को इस तरीके से ही लिखा जाता है, या तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। अब आपको यह भी पता है कि जो स्मॉल n है, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में। स्मॉल n किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n में, मतलब स्मॉल n क्या है, एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। अब भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब इस n की जगह 1 2 3 4 5 ही इस तरीके से रखा जाएगा, तो इसलिए 1 रखा, नेक्स्ट में 2 रखा, फिर नेक्स्ट में 3 रखा, और डॉट डॉट अपन आगे बढ़ गए। और आपको याद हो कि जो ये लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स या अवयव या फिर इसकी टर्म, और जो टर्म है उनके बीच में कॉमा लगा के उनको करली ब्रैकेट में या मजले कोष्ठक में लिखा जाता है। क्लियर हुई बात यहां तक कि सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड एज x n टू r, n बोले तो डोमेन, n बोले तो क्या डोमेन, r बोले तो क्या रेंज, काफी स्थितियों में इसे को डोमेन लिया जाता है स्पेशल कंडीशंस में। ठीक है, और डोमेन मतलब प्रांत, और रेंज मतलब क्या, परिसर, या आप काफी बार इसे कोडोमेन भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सह प्रांत, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। क्लियर हुई यहां तक बातें, चलो ठीक। ये एज ए फंक्शन ही डिफाइन होता है, एक फलन की तरह ही ये परिभाषित होता है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया क्या, अनुक्रम का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास अनुक्रम का परिसर या फिर रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। किस तरह अनुक्रम का परिसर या रेंज ऑफ सीक्वेंस किसे बोलते हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैं समझाया कि किसी भी अनुक्रम को या सीक्वेंस को लिखा जाता है n टू r। ठीक है, r इसका कोडोमेन भी है, और यदि इसमें से एलिमेंट ले तो वो रेंज बन जाएंगे। मैंने बताया था ना आपको सहप्रांत और परिसर में फर्क, कि भाई सहप्रांत तो वो है जो जिसमें अपन एलिमेंट देख रहे हैं उसके जो हमें मिलेंगे, और प्रांत परिसर वो है या रेंज वो है जो कनेक्टेड है, वैल्यू रखने पर जो मिलेंगे ना वो अपना परिसर है, और जिसमें मिल रहे हैं, जिस सेट में मिल रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सहप्रांत या फिर कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो r है यही क्या काम कर रहा है, इसका रेंज का काम कर रहा है, मतलब जो रेंज है इसकी जो परिसर है वो इन वास्तविक संख्याओं में से ही प्राप्त होगी। ठीक है, ये इसका डोमेन है। तो यदि पूछा जाए कि सर प्रांत कहां से मिलेगा, तो सर प्रांत तो प्राकृत संख्याएं होंगी। कि सर परिसर कहां से मिलेगा, डोमेन कहां से मिलेगा, नेचुरल नंबर से, और परिसर या फिर रेंज कहां से मिलेगी, रियल नंबर से या फिर वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, तो वही मैंने यहां लिखा है कि अनुक्रम का परिसर वास्तविक संख्याओं से प्राप्त होता है या फिर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, मतलब बहुत सारी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उनमें से कुछ छांट के मैंने ले ली, वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। ठीक है, और तथा यह अलग अलग पदों का समुच्चय होता है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स होती हैं उन सबको कॉमा लगा के लिखा जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, सेट। ठीक है, कि रेंज ऑफ ए सीक्वेंस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट इज सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर हुई बात, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, कोई खास वाली बात नहीं है। ठीक है,
नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, डेमो के बाद की जो क्लासेज हैं वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी, और एप्लीकेशन पर हो सकता है कि डेमो के आपको 1 2 3 क्लासेज एक्स्ट्रा भी मिले, ठीक है। यदि यहाँ 10 आई तो वहाँ निश्चित रूप से 11 या 12 क्लासेस आपको डेमो को मिलेंगी, 1 क्लास एक्स्ट्रा मिले, 1 या 2 क्लास मिनिमम एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। उसके बाद फिर वो पेड कोर्स चालू होगा। तो एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें, एजुसाइंस ऐप को, और जब किसी चीज़ को डाउनलोड करते हो देखते हो तो रिव्यू जरूर कर दिया करो, दे दिया करो उसको स्टार वगैरह जो भी देते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अपना आचार अनुक्रम या फिर कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या होता है सुनिए, कि एक अनुक्रम xn लिखा जाता है, बताया ना, करली ब्रैकेट में लिखते हैं अपन, और xn क्या है, nth टर्म, nवां पद। xn क्या है, nth टर्म, या फिर आप बोल सकते हो कि ये nवां पद है, ठीक है जी। जहां xn इक्वल टू कितना है, c, जहां xn इक्वल टू कितना है, c बिलोंग्स टू r, मतलब xn से कोई जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट टर्म मिल रही है c ओनली, ठीक है। और वो लेकिन है क्या, वो रियल नंबर होनी चाहिए, और n बिलोंग्स टू n तो होता ही है, मतलब जो n की वैल्यू कहां से उठाएंगे अपन, प्राकृत संख्याओं से या फिर नेचुरल नंबर से। कहने का मतलब डोमेन है ना, प्रांत जो है वो हमेशा ही प्राकृत संख्या फिर n रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आचार अनुक्रम कहलाता है, सीधी सी बात है। तो एक छोटा एग्जांपल समझाता हूं, देखो, अ सीक्वेंस xn वेयर xn इक्वल टू c बिलोंग्स टू r एंड n बिलोंग्स टू n इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए तो n है, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी जैसे वैल्यू चल रही है, यहां पर दूसरा है रियल नंबर r, ठीक है जी। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से यहां कोई सीक्वेंस या फंक्शनल या रिलेशन डिफाइन है हमारे पास। तो मान लीजिए कि कोई भी कैसा भी अनुक्रम है मेरे पास, ध्यान से देखो, कैसा भी अनुक्रम है जिसे वैल्यू हमेशा ओनली c दे रहा है ये, और c कोई रियल नंबर है मान लिया, तो यहां c लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये c जो है 1 रखने पर भी c आ रहा है, 2 रखने पर भी c आ रहा है, 3 रखने पर भी c आ रहा है, 4 रखने पर भी c आ रहा है, मतलब कुछ भी वैल्यू रख लो हमेशा क्या मिल रही है, कांस्टेंट टर्म मिल रही है। और एक कांस्टेंट टर्म मिलने पर इसको क्या बोल देते हैं अपन, अचर अनुक्रम बोल देते हैं। बात क्लियर हुई। जैसे आपने ले लिया सर 1 की पावर n ले लिया, ये लो, तो मिलेगा ही अपन को 1 1 1 ही मिलेगा, हर बार वैल्यू सेम आने वाली है। आप n की जगह कुछ भी रख दो हमेशा आपको वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है, 1 ही मिलेगा। जैसे कोई xn कहीं पर आ जाए कि xn इक्वल टू आ जाए 5, तो आप n की जगह कुछ भी रखो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, आचार अनुक्रम या फिर कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। नोट करिए, फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट है अपने नोट डाल के लिखेंगे अपन उनको, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे अपन। चलो आगे देखिएगा, तो जब जो अब तक अपन ने पढ़ा उसका निचोड़ समझ लीजिए, या फिर उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अपन नोट डाल के कुछ 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से बहुत अच्छे समझिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब इस यूनिट में मैं जब भी ओनली सीक्वेंस बोलूंगा, ठीक है, मैं ओनली यदि आपको अनुक्रम बोल रहा हूं केवल, तो उसको आपको वास्तविक अनुक्रम ही समझना है, उसको आपको रियल सीक्वेंस ही समझना है। कैसा नहीं सर, सीक्वेंस अलग रियल सीक्वेंस अलग, हाँ होते हैं अलग, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वह हमारे रियल सीक्वेंस ही है, और रियल सीक्वेंस के बारे में ही बात चलेगी। तो यदि कभी मैं मुंह से अपने सीक्वेंस बोलूं या फिर यहाँ पर लिखूं, तो आपको रियल सीक्वेंस ही लेकर चलना है उसको, ठीक है, या वास्तविक अनुक्रम की ही प्रॉपर्टी लगानी है अपन को। चले, अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर रियल सीक्वेंस और ओनली सीक्वेंस में क्या फर्क है, ये तो बताया ही नहीं भाई। जो नॉर्मल तो वास्तविक अनुक्रम है, एक अनुक्रम है, दोनों में फर्क क्या है, तो बता देता हूं कि छोटा सा फर्क है बस, कि जो सीक्वेंस होता है, जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम में बस इतना सा है कि जो x है वो n टू a होता है, और a इज ओनली, कोई भी सेट हो सकता है, n टू a होता है, a कोई भी सेट हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है, ठीक है। ये तो सीक्वेंस है। लेकिन जो रियल सीक्वेंस है, जो रियल सीक्वेंस हमारा है, जिसको अपन वास्तविक अनुक्रम बोलते हैं,
जिसको अपन वास्तविक अनुक्रम बोलते हैं वो डेफिनेटली N2R होगा। मतलब उसमें जो डोमेन या फिर रेंज जो है, सॉरी कोडोमेन या फिर जो रेंज जो है वो रियल नंबर वास्तविक संख्या ही बनेगी उसमें। लेकिन यहाँ ए है, ए कोई भी सबसेट है, सॉरी सेट है, किसी भी नंबर्स का हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल कौन सा होगा, वास्तविक संख्याओं का या फिर रियल नंबर्स का। एन दोनों में सेम है, डोमेन दोनों का, प्रांत दोनों का समान है। यदि वैल्यू रखी जाएगी तो हमेशा नेचुरल नंबर में से या प्राकृत संख्याओं में से ही रखी जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको पहले जो क्लास थी, फर्स्ट जो लेक्चर था, उसमें संख्याओं के और नेचुरल, होल, इंटीजर, इस सब के बारे में आपको समझाया था, ठीक है। चलो आगे देखो कि अनुक्रम में अनंत पद होते हैं, कि हाँ सर हो सकते हैं, क्योंकि अनुक्रम सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अनुक्रम में अनंत पद हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अनुक्रम में जो वैल्यू रख रहे हैं अपन एन की, वो नेचुरल नंबर से रख रहे हैं। अनुक्रम में जो एन का मान रख रहे हैं ना, ये जो एन होता है भाई, यही तो था अनुक्रम, कि हाँ सर ये अनुक्रम था। इसमें जो ये एन है, ये एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन करता है। एन बिलोंग्स टू क्या करता है भैया, कैपिटल एन करता है। और जब एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन करेगा तो एन में कितने एलिमेंट है, कि सर एन में तो 1 2 3 4 डॉट डॉट बढ़ते जा रहे हैं। गिनती है क्या इनकी, गिन सकते हो क्या, फाइनाइट है क्या, नहीं है। इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, मतलब पदों की संख्या अनंत है, इसमें गिन नहीं सकते। बहुत सारे पद है, बहुत सारे। और जब मुझे कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है दुनिया का, बताओ। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई बोलेगा 1 करोड़, अगला बोल देगा 1 करोड़ 1, उससे अगला बोल देगा 100 करोड़, अरब, खरब, नील, पंच, कुछ भी बोलोगे तो उसमें 1 प्लस करके नेक्स्ट आ जाएगी। तो जैसे नंबर्स लिमिटेड नहीं है, नंबर्स इनफाइनेट तक जा रहे हैं। इनफाइनेट खुद नहीं है, लेकिन इन नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, पदों की संख्या अनंत है, अपन गिन नहीं सकते। तो जब नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी हैं, जब नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके जो काउंटिंग यदि आप करने लगो तो इन्फिनिटी आपको मिलेंगे। तो जब नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी मिलेंगे तो एन इसमें बिलोंग कर रहा है, तो एन की वैल्यू भी क्या हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है उसमें, इन्फिनिटी। जब एन के मान ही अनंत हैं, बहुत सारे मान हैं एन के, तो निश्चित रूप से अनुक्रम के भी क्या होंगे, बहुत सारे पद, क्योंकि इस एन की वैल्यू रख के तो निकालते हैं अपन। जैसा अभी आपसे कह दिया जाए कि सर xn इक्वल टू एन स्क्वायर है, ठीक है। आपने n की जगह 1 रखा, 1 आ जाएगा। n की जगह 2 रखा कि सर 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा, 4 रखोगे 16 आ जाएगा, 5 रखोगे 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो सारा काम किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल n पर, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट अपना क्या कह रहा है, ये सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि अनुक्रम का प्रांत हमेशा n होता है, मतलब सीक्वेंस का जो डोमेन है हमेशा क्या होता है, n होता है। ये मैं आपको हर बार, और जब फर्स्ट लेक्चर जब से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है तब से बताता ही आ रहा हूं मैं, कि जो सीक्वेंस है या उसका जो डोमेन है या प्रांत है, हमेशा क्या होता है n। मतलब जो वैल्यू रखी जाएंगी इनकी, वो कहां से रखी जाएंगी, प्राकृत संख्याओं से या फिर नेचुरल नंबर n से, ठीक है। सुनो, अब ये n में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कि सर 1 2 3 4 काफी बार मैंने बता दिया आपको, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी भी अनुक्रम का परिसर सीमित हो सकता है। सर बोले तो कि रेंज ऑफ सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो अनुक्रम है, कोई भी अनुक्रम है, सीक्वेंस है, उसकी आप रेंज निकालेंगे, ठीक है। रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या निश्चित हो सकती है, परिमित हो सकती है, सीमित हो सकती है, ठीक है, फाइनाइट हो सकती है। बात समझ में आई कि जो रेंज है, रेंज में पदों की संख्या निश्चित हो सकती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं इन्फिनिटी रहे हमेशा। डोमेन तो है ही, डोमेन तो n है, नेचुरल नंबर से उठा रहे हो तो वो तो इन्फिनिटी टर्म्स हो सकती है उसमें, लेकिन रेंज सीमित भी हो सकती है और असीमित भी हो सकती है, मतलब फाइनाइट टर्म्स भी हो सकती है उसमें और इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो अनुक्रम xn और yn समान है, टू सीक्वेंसेज xn एंड yn आर इक्वल इफ xn इक्वल टू yn। सीधा सा फंडा है, दो सीक्वेंस या दो अनुक्रम तभी समान होंगे जब उसकी nth टर्म, जब उसका nवां पद क्या हो, समान। ये जो xn और yn है ना, ये दोनों nth टर्म है, क्या है दोनों, nth टर्म। बोले तो कि सर nवां पद। अब किसी को ये पता है कि nवां पद क्या होता है, nth टर्म होती क्या है, nवां पद या nth टर्म होती क्या है, पता है, सुना होगा काफी बार, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 9 10 से चालू हो जाती हैं चीजें, nवां पद, nth टर्म, और पता आप तक नहीं होता। काफी लोगों को पता है, कुछ लोग इसे अंतिम पद बोलते हैं, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए। nth टर्म या nवें पद का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी प्रोग्रेशन हो, श्रेणी हो या कुछ भी हो, वो उसके सारे पदों को निरूपित करता है, वो उसकी हर टर्म को रिप्रेजेंट करता है।
nth टर्म ऐसी टर्म होती है, nवां पद ऐसा पद होता है जो सीक्वेंस के सारे पदों को निरूपित करता है, जो सीक्वेंस अनुक्रम है उसके सारे पदों को दर्शाता है, उसके सारे टर्म्स को शो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। बात है समझ में? मतलब उसी में ही सारी की सारी टर्म्स हैं, बस n की वैल्यू चेंज करने पर वो टर्म्स सारी हमको मिलती चली जाती है। बात क्लियर हुई? दोबारा सुनिएगा, nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म नहीं है, nth टर्म जो है वो है आपकी कोई सी भी टर्म। यदि किसी अनुक्रम में, यदि किसी सीक्वेंस में 10 पद हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 10 उसके टर्म्स हैं, तो वो 10 की 10 एक्स नहीं है, nth टर्म है वो। अगर n की वैल्यू 1 रख दी तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, n की वैल्यू 2 रख दी तो सेकंड टर्म हो जाएगी, n की वैल्यू 3 रख दी तो थर्ड टर्म हो जाएगी, n की वैल्यू 4 रख दी तो फोर्थ टर्म हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? वो सब कुछ वही है। कौन? nth टर्म। जितनी भी टर्म्स है वो nth टर्म है, लास्ट टर्म नहीं होती nth टर्म, ठीक है। काफी बार बच्चे बोलते हैं सर लास्ट टर्म है nth, नहीं, nth जो टर्म है वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि दो सीक्वेंस जब ही इक्वल होंगे, समान होंगे, जब उनकी nth टर्म क्या हो, दोनों की दोनों इक्वल हो। चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं मैं, फीस वगैरह जो है वो कंप्लीट करा दीजिए, और एजू साइंस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा है, जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और प्रॉपर अपनी क्लासेस लेना चालू कर दीजिए वहाँ से, और एप्लीकेशन को रन करना सीखिए। और कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट रहता है मन में, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए। आगे देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऐसा टॉपिक है जो आपकी पूरी बुक में काम आएगा, हर यूनिट में काम आएगा, और जो वर्डिंग है उनको बहुत अच्छे से आपको समझना है, और एक एक वर्ड का मतलब आपको समझना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, साथ साथ उसका जो मीनिंग है उस पर ध्यान देना है आपको, और फिर इसको समझ के अपने जहन में उतार लेना है आपको इस तरीके से कि आपके कभी भी ये वर्ड यूज हो, परिबद्धता, बाउंडेडनेस, या फिर ऊपरी परिबद्ध, बाउंडेड अबोव, या फिर निम्न परिबद्ध, बाउंडेड बिलो। ये चीज़ें जब भी आपके पास उच्चक, निम्नक, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये चीज़ें इस बुक में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है इसको, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। देखिए, टॉपिक का नाम है ऊपरी परिबद्ध या फिर बाउंडेड अबोव। जैसा कि शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, ऊपरी परिबद्ध बोले तो ऊपर से परिबद्ध, मतलब ऊपर से क्या कर देना है, उस पर रोक लगा देनी है, कहने का मतलब ये है। परिबद्ध का मतलब बाउंडेड, किसी चीज को बांध देना, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा प्लॉट है, खाली जगह है, उसमें आपने अपनी गाय, भैंस, किसी भी पशु को बांध दिया, ठीक है, तो बंध गया किससे, एक आपने खूंटा गाड़ दिया, जो भी होता है, रस्सी, किसी भी चीज से आपने उसको टाई कर दिया, बांध दिया, तो वो उससे बंध गया, मतलब उससे वो बाहर नहीं जा सकता उस दायरे से, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पर अपन को देखनी है। अब एक शब्द आ गया ऊपरी या फिर अबव, तो मतलब ऊपर से बाउंडेड, और एक आएगा बिलो, मतलब नीचे से बाउंडेड। अब ये होता क्या है पहले समझिएगा और फिर ध्यान से देखिएगा। देखो सुनो, पहले डेफिनेशन बता देता हूं कि कोई अनुक्रम xn ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ऊपरी परिबद्ध या फिर बाउंडेड अबोव, यदि इसका परिसर ऊपर से परिबद्ध हो, या एक संख्या कैपिटल के इस प्रकार विद्यमान हो कि xn लेस देन इक्वल टू के। कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा अभी, अब आएगा समझो, देखना एक बार इंग्लिश वाली डेफिनेशन देख लो कि सीक्वेंस xn इज बाउंडेड अबव इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड फ्रॉम अबव और देयर एग्जिस्ट ए नंबर के सच दैट xn लेस देन इक्वल टू के। और n कहां बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N में। शुद्ध देशी भाषा में समझा दो, ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/n, या अनुक्रम ले लिया मैंने xn एक, ठीक है, जिसकी nth टर्म क्या है? 1/n। अच्छा, ये भी पता है कि n किस में बिलोंग करता है? कि सर n बिलोंग करता है कैपिटल N या फिर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखी जाएगी? कि सर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से वैल्यू लिखी जाएंगी। यदि मैं सबसे पहले 1 लिखता हूं तो डेफिनेटली मुझे 1/1 1 मिलेगा।
मैं 2 लिखता हूं तो 1/2 मिलेगा। एग्जाम्पल पहले समझ सकता हूं, मैं 3 लिखता हूं तो 1/3 मिलेगा। उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/5, फिर 1/6, और डॉट 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 करते करते ये वैल्यू चलती ही चली जाएगी। और जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये कभी जीरो नहीं होगी। जीरो कब बनेगी? जब नीचे इन्फिनिटी आएगा। नीचे इन्फिनिटी आ ही नहीं सकता क्योंकि एन बिलोंग कर रहा है एन में, प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी होता ही नहीं है। यदि नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी होता तो डेफिनेटली 1/इन्फिनिटी बनता, और 1/इन्फिनिटी बनता तो ये जीरो बन जाता। आई बात समझ में? तो यहां सुनिएगा ध्यान से कि ये मैंने क्या बना दिया, एक सीक्वेंस बना दिया। इसको ये नंबर लाइन पे मैं देखूं, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां 0 है, यहां 1 है। सबसे पहले वैल्यू कौन सी ले ली? 1। उसके बाद 1/2, तो ये लीजिए 1/2। उसके बाद कौन सी? 1/3, कि सर यहां 1/3। फिर 1/4, ये लीजिए 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/100 और 1,000 करोड़, कितना भी ले लो, जीरो नहीं बनेगा। लेकिन क्यों नहीं बनेगा? इसका रीजन मैं पहले समझा चुका हूं, आज मैंने फिर से बता दिया। जीरो तभी बनेगा जब इन्फिनिटी नीचे हो। ठीक, अच्छा सुनो, ऊपरी परिबद्ध का मतलब है ऊपर से किसने इसको रोक दिया कि भाई उससे ज्यादा वैल्यू इसकी कभी भी नहीं आ सकती। मतलब अपन को ये देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, कि जो सीक्वेंस हमारे पास है इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती साहब। ठीक है, अब ये क्या है कि सर 1 है। हाँ सर 1 है, क्योंकि 1 से ज्यादा इस सीक्वेंस की वैल्यू कभी होगी नहीं। और आपको खूब अच्छे दिख रहा है कि अनुक्रम में कोई भी एलिमेंट 1 से ज्यादा नहीं है। इस अनुक्रम में कोई भी अवयव 1 से ज्यादा नहीं है, नहीं है ना। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि xn लेस देन इक्वल टू के। थोड़ी देर पहले समझाया था कि xn क्या होता है, कि सर xn nth टर्म होती है। क्या होता है xn? कि सर xn nth टर्म होती है। nth टर्म कौन सी होती है? लास्ट टर्म नहीं, nth टर्म होती है, nवां पद होता है सारे पद। ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, सारे के सारे, ये सब nth टर्म है, ये सब nवां पद है। और सब nवां पद क्यों है? क्योंकि यहां 1 रखा तो पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म। यहाँ 2 रखा तो सेकंड टर्म हो गई, 3 रखा तो थर्ड टर्म हो गई, 4 रखा तो फोर्थ टर्म हो गई, 5 रखा तो फिफ्थ टर्म हो गया, 100 रख देगा 100 टर्म हो जाएगी। तो nवां पद क्या है? कि सर वो सारे पद हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी चल रही है? सारे पद, कि वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे की सारे जो टर्म्स है, किसी एक नंबर से छोटे हों या इक्वल हो। वो सारे के सारे टर्म्स किसी एक नंबर से लेस हो या छोटे हो, वो नंबर यदि हमको मिल जाए, यदि वो विद्यमान हो जाए, ऐसा नंबर हमें मिल जाए कि सीक्वेंस के सारी टर्म उससे छोटी हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं कि भैया वो सीक्वेंस ऊपर से परिबद्ध है। ऊपरी परिबद्ध है बोले तो ऊपर से परिबद्ध। कहने का मतलब कि ये जो सीक्वेंस है मेरे पास 1/n, मेरे पास जो सीक्वेंस है ये 1/n, ये सीक्वेंस हमारा ऊपरी परिबद्ध है किससे? 1 से। और 1 इसमें एलिमेंट है कि नहीं? कि सर 1 इसमें है। ये रहा। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऊपर बढ़ते बढ़ते 1 से आगे नहीं जा सकते अपन। इस सीक्वेंस के लिए 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी कि सर 1 से ज्यादा तो कभी आ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो आप। होगी बात क्लियर? तो ऊपर से इसको कितने रोक दिया? 1 ने। ठीक है, ऊपर चल रहे अपन पॉजिटिव, ये नंबर लाइन को सीधा खड़ा कर लो। नंबर लाइन को भले आप ऐसे खड़ा कर लो संख्या रेखा को। ठीक है, तो बीच में 0 लिख दिया, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 तरीके से। तो इसकी जो एलिमेंट, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं जा रही, केवल यहां तक वैल्यू जा रही है इसकी, यहां तक 1 भी जा रही है। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गई होगा आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ेंगे। ऊपरी परिबद्ध हुआ कि बाउंडेड अबव की बात हो गई। अब निम्न परिबद्ध समझते हो होता क्या है? आप एक बार इसको नोट करिए, फिर इसी में चेंजेस करूंगा निम्न परिबद्ध के बारे में। बात क्लियर हो गई ना? अच्छा एक लाइन और इस लिखिए, इसका परिसर ऊपर से परिबद्ध हो। ये लिख रहा है ना, इसका परिसर ऊपर से परिबद्ध हो। तो ऊपर से परिबद्ध होने का मतलब सिंपल सा वही है, ऊपर से परिबद्ध होने का सिंपल सा वही है कि कोई नंबर इसको ऊपर जाके रोक दे कि उससे जाके वैल्यू नहीं जाएगी। अब ऊपरी परिबद्ध जो होते हैं वो एक ही होते हैं, अब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उन चीजों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार अपन ये समझ लेते हैं कि ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध क्या है। ठीक है, और जब ये दोनों होंगे तब क्या होगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, तो जो अपन ने भी ऊपरी परिपथ पढ़ा, डिट्टो कॉपी निम्न परिपथ भी ऐसा कैसे, बाउंडेड बिलो जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसे, बाउंडेड बिलो। कि सर क्या होता है, सुनिएगा, यहां भी बाउंडेड बिलो, उसी में चेंज किया है मैंने ज्यादा, क्योंकि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी तो इसको ऊपर से रोका था अपन ने, यदि इसको नीचे से रोक दें तो, कि सर मिनिमम वैल्यू इतनी होगी इसकी, उससे कम नहीं होगी, ठीक है। अगर उसको नीचे से पता लग जाए ना कहां पे रुक रहा है वो, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, बाउंडेड बिलो या निम्न परिबद्ध। कैसे, कि कोई अनुक्रम xn निम्न परिबद्ध कहलाता है यदि इसका परिषद नीचे से परिबद्ध, नीचे से कोई रोक लगा दी अपन उस पर। एक संख्या स्मॉल के, ये स्मॉल के लिया है, वहां कैपिटल के लिया था या स्मॉल के लिया है, इस प्रकार विद्यमान होगी कि xn ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, मतलब xn बोले तो nth टर्म, nth टर्म बोले तो सारे के सारे अवयव, nth टर्म बोले तो जितनी भी टर्म्स है ना सबकी सब, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखने पर सारी की सारी टर्म्स अपन को मिल जाएंगी। वो सारी की सारी टर्म किसी एक नंबर से ग्रेटर होनी चाहिए, सारी की सारी टर्म्स किसी एक नंबर से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर या बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। या स्मॉल के से बड़ी लिखने का तरीका यही है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है कि सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड बिलो इफ इस रेंज इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो और देयर एग्जिस्ट ए नंबर स्मॉल के सच दैट एक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के। अब ग्रेटर देन भी हो तो काम चल जाएगा, इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें यदि आप थोड़ा सा नोटिस करें, ध्यान से देखें, तो जो वैल्यू है ना 1 से और कहां तक जा रही है, 0 तक। 0 हो रही है क्या, ये सर 0 नहीं हो रही, लेकिन 0 की ओर अग्रसर तो है, 0 की ओर टेंड तो कर रही है भाई, 0 की ओर अग्रसर तो है, 0 की ओर टेंड तो कर रही है, तो वैल्यू कहां जा रही है इसकी, 0 की ओर वैल्यू जा रही है इसकी, 0 की ओर इसकी वैल्यू टेंड कर रही है। 0 हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्या 0 को कूद जाएगा भाई, 0 को जंप लगा के इससे आगे निकल सकता है कि नेगेटिव नंबर्स पे नहीं निकलेगा, नेगेटिव नंबर्स पे तब तक नहीं, 0 के इधर वाले सारे एलिमेंट नेगेटिव है, 0 को क्रॉस करके तब तक नहीं जा सकता जब तक कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आए, और नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती क्योंकि n ले रहा हूं मैं नेचुरल नंबर n में, तो यदि इस n को नेचुरल नंबर n में लिया तो कोई सी वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं आएगी। मतलब नीचे से इसको किसने रोक लगा दी, 0 ने, नीचे से इसको किसने रोक लगा दी, 0 ने, तो ये 0 से 1 तक की वैल्यू दे रहा है। 0 इंक्लूड है क्या, 0 इंक्लूड नहीं है, मतलब इसके लिए क्या लिखा जाएगा कि जो हमारा xn है, जो हमारा xn है 1/n, वो नीचे से किससे बड़ा है, 0 से। 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा, इसलिए 0 को इक्वल मत लगाना, ठीक है। तो नीचे से तो किसने रोक लगा दी, 0 ने, ऊपर से किसने रोक लगा दी, 1 ने, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, बाउंडेड बिलो। क्या बोलते हैं इसको, बाउंडेड बिलो। ये वाला एग्जांपल लिखना। अब बात आती है कि सर ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, मतलब वो ऊपर से परिबद्ध है, नीचे से भी परिबद्ध है, तब क्या होता है, तब उसे जनरली अपन नॉर्मल परिबद्ध बोल देते हैं, ठीक है, बाउंडेड बोल देते हैं। जो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से परिबद्ध होगा उसे अपन क्या बोल देंगे, बाउंडेड। देखो एक एग्जांपल और समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया n² और n बिलोंग कर रहा है n में, कि सर 1 रखोगे तो 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 9 आएगा, 16 25 बढ़ता जाएगा। क्या ये बाउंडेड अबोव है, ऊपर से रोक लगा सकते हो आप इसमें, बता दो मुझे एक एलिमेंट ऐसा कि सर उससे ऊपर नहीं जाएगा, उतना ही रुक जाएगा, कोई नहीं है, ये बढ़ता 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 चला जाएगा। क्या नीचे से रोक लगा सकते हैं, कि सर हाँ डेफिनेटली नीचे लगा सकते हैं। नीचे से कौन कर रहा है इसको, 1 कर रहा है, 1 से कम वैल्यू जा ही नहीं सकती इसके, आप लाख कोशिश कर लो वैल्यू रखते जाओ, इस कंडीशन के लिए 1 से नीचे वैल्यू नहीं जाएगी। तो आई मेरी बात समझ में, क्लियर हो गया ना। ये बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है, इसलिए अपन इसको बाउंडेड नहीं बोलते, परिबद्ध नहीं बोलते। ये वाला बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। मतलब लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/n यहां लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ लेस का साइन, यहाँ लेस इक्वल का साइन और यहाँ 1 लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब बाउंडेड के डिफरेंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इनको आप अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। किसी तरह कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और बाकी पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस अब चल रही हैं, पेपर का मैंने सिस्टम समझा ही दिया। सारी क्लासेज एजू साइंस ऐप पर, डेमो क्लासेस से भी कुछ 1-2 एक्स्ट्रा डेमो क्लासेज आपको एजू साइंस ऐप पर ही मिलेंगी, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, नए बच्चे पुराने बच्चे सब लोग। और किसी तरह का कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे तुरंत मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।